मैं तुझे भी मारूंगा, तेरी प्रेमिका को भी और इस कछिंदर को भी। तीनों के खून का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। काले साये की हंसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। काला साया एक लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ, तू और कछिंदर बड़े जिगरी दोस्त हो ना, और अब ये दोस्ती तुम दोनों मेरे लिए निभाओगे। वो काम जो मैंने कछिंदर को सौंपा है, उस काम में तू भी इसकी मदद करेगा। तू भी इस कछिंदर के साथ इस ग्रेवयार्ड कोठी में आएगा मेरे लिए बॉटल लेने के लिए। तू भी मेरे लिए सेवक की तरह काम करेगा। कायर दर्द से कराहते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। काला साया हंसते हुए कहता है, देखता हूं तू मेरा काम कैसे नहीं करेगा। इतना कहकर काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है और वो उसी तरह कायर को भी अपना सेवक बना लेता है जिस तरह उसने कछुए को बनाया था। बस इस बार बॉटफ्लाई कायर के कान से उसके शरीर के अंदर जाता है और उसके दिमाग के अंदर जाकर बैठ जाता है, जिसकी झलक कायर की आंख की पुतली में नजर आने लग जाती है। कायर वापस से अपनी जगह पर खड़ा होता है और काले साये के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काला साया हंसने लग जाता है और उसकी हंसी सुनते ही कायर और कछुआ अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त कायर और कछुआ रूम नंबर 666 के अंदर थे और दोनों ने मिलकर सबको बता दिया था कि कैसे काले साये ने उन दोनों को अपना गुलाम बनाया था। कायर अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, बस फिर उसी रात से वो काला साया मेरा काल स्वामी बन गया और मैं उसकी बात मानने लग गया। वो काला साया कछुआ और मुझे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात ग्रेवयार्ड कोठी भेजता उस निशान के जरिए, और हम उसके लिए वो बॉटल लेकर यहाँ से जाते थे। कायर की सारी बात सुनने के बाद अभिमन्यु हैरानी के साथ कायर से कहता है, इसका मतलब उस काले साये ने तुम दोनों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि कालगढ़ सिद्ध करने के लिए उसे तुम्हारे खून की जरूरत है। कायर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, सिर्फ हम दोनों के खून की नहीं बल्कि बिंदु के खून की भी। कायर की ये बात सुनते ही बिंदु के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कांपने लग जाती है। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैं उस काले साये को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे दोस्तों को सताया है, मैं भी उसे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। युग ने ये कहा ही था कि तभी एक डरावनी आवाज सबको सुनाई देती है, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं युग, तू मुझे क्या मारेगा। इसके साथ ही एक डरावनी हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। कायर हकलाते हुए डर के साथ कहता है, वो आ गया, अब वो सबको मार देगा। ये उसी की आवाज है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। सब लोग अपने आसपास देखने लग जाते हैं पर उन्हें कहीं पर भी काला साया नजर नहीं आता है, लेकिन उसकी हंसी कमरे के अंदर गूंजती रहती है। युग अभी भी अपने आसपास देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर फर्श पर ट्रायंगल के अंदर जो निशान बना हुआ था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि आंख की पुतली के अंदर से ढेर सारा धुआं निकल रहा है और वो कमरे के अंदर फैल रहा है। उस पुतली में से सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि ढेर सारे बॉटफ्लाई भी निकलने लग जाते हैं। युग एक खौफ के साथ खुद ही बोल पड़ता है, वो आ गया। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर चैटर्जी एक साथ कई सारे मुर्दों से लड़ते जा रहा था। उन मुर्दों से लड़ते हुए चैटर्जी थकने लग गया था। वो बार बार हांफे जा रहा था। लड़ाई करते हुए उसे भी कई सारी चोटें आई थी। उसके हाथ पैर पर कई सारी खरोंचें लगी हुई थी जहां से खून निकल रहा था। उसके पूरे कपड़े लहूलुहान हो गए थे पर तब भी वो रुका नहीं था, लगातार लड़ते जा रहा था। उसने कई सारे मुर्दों का नरसंहार किया था और अब बस 20-25 मुर्दे बचे हुए थे। उन मुर्दों ने चैटर्जी को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे मुर्दे एक साथ चैटर्जी पर वार करने वाले हो। चैटर्जी मन में सोचता है, तुझे लड़ना होगा चैटर्जी, तू इतनी जल्दी नहीं थक सकता, तुझे इनसे लड़ना होगा। अगर ये लोग अंदर चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुझे इन्हें अंदर जाने से रोकना होगा, लड़ना होगा। चैटर्जी गुस्से के साथ उन मुर्दों को ललकारते हुए कहता है, आओ लड़ो मुझसे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब वो काला साया मेरी बलि नहीं चढ़ा पाया तो तुम क्या चढ़ा पाओगे। माँ काली का वरदान है मुझे, जय माँ काली। इतना कहकर चैटर्जी उन मुर्दों पर टूट पड़ता है। वो सारे मुर्दे भी एक साथ चैटर्जी पर वार करने लग जाते हैं, पर जैसे ही चैटर्जी का वज्र उन मुर्दों को लगता है वो मुर्दे जलकर खाक होने लग जाते हैं।
दर्द से तड़पने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रूम नंबर 666 में खौफ का मंजर छाया हुआ था। फर्श पर ट्रायंगल के अंदर बनी आग के अंदर से लगातार धुआं और बॉटफ्लाइज निकलते जा रहे थे। कमरे के अंदर इतने सारे बॉटफ्लाइज और धुआं फैला हुआ था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। हर कोई उस धुएं और बॉटफ्लाइज के बीच काले साए को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। कायर, बिंदु और कछुए के अंदर खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। बिंदु तो डर के कारण रोने ही लग गई थी। युग गुस्से के साथ बोल पड़ता है, सामने आ भक्षानर, सामने आ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सामने आ। जैसे ही युग ये बात बोलता है, काले साए की डरावनी हंसी जो कमरे के अंदर गूंज रही थी वो गूंजना बंद हो जाती है और कमरे के अंदर फैला धुआं और बॉटफ्लाइज एक जगह पर जमा होने लग जाते हैं और देखते ही देखते उन सब के सामने काला साया आ जाता है, जिसकी आंखें पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। काला साया बारी बारी कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों को देखने लग जाता है। युग, यामिनी, डायना और अभिमन्यु गुस्से के साथ उस काले साए को घूरते हैं, जैसे उनके अंदर उस काले साए के लिए जरा सा भी डर ना हो। डर था तो सिर्फ और सिर्फ कायर, कछुआ और बिंदु के मन में। उनकी आंखों में काले साए के लिए खौफ साफ नजर आ रहा था। काला साया कछुए और कायर की तरफ देखते हुए नाटक के साथ कहता है, तुम दोनों के सामने तुम्हारे काल स्वामी खड़े हुए हैं और तुम दोनों ऐसे चुप खड़े हुए हो, बोलते क्यों नहीं? बोलो, काल स्वामी का काला साया कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। कायर और कछुआ डर से कांपते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। काला साया कुछ सूंघते हुए कायर और कछुए से कहता है, तुम दोनों के अंदर से वफादारी की नहीं बल्कि बगावत की गंध आ रही है। काला साया डायना की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब इस डायन का किया धरा है ना? मैंने देखा था, मैंने सब कुछ देखा था, पर मुझे आने में देर हो गई। इस डायन की तो। इतना कहकर काला साया गुस्से के साथ डायना को घूरने लग जाता है। अभिमन्यु तुरंत डायना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो काले साए को बताना चाहता हो कि डायना को कुछ भी करने से पहले उस काले साए को उससे लड़ना होगा। काला साया अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, ओह, तो तेरे अंदर का प्रेम भी डायना के लिए जाग गया। तुम दोनों भी तो एक प्रेमी जोड़ा हो। कालगढ़ बनाने के लिए मैं तुम दोनों के खून का चढ़ावा भी चढ़ा सकता था, पर क्या है ना, मुझे इंसानी प्रेमी जोड़ा चाहिए। और तू तो जानता ही है ये एक डायन है। मैं एक डायन का खून कालगढ़ बनाने के लिए नहीं चढ़ा सकता हूं। अभिमन्यु चुप ही रहता है। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। उसी वक्त काले साए की नजर कमरे के अंदर मौजूद घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 1 बज चुके थे। जब वो देखता है कि 1 बज चुके हैं तो उसकी घबराहट कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आने लग जाती है। काले साए को अभिमन्यु के हाथ में 2 काली पॉलीथीन नजर आती है। उस पॉलीथीन को देखकर काला साया समझ जाता है कि उसी के अंदर सारी बोतलें रखी हुई हैं, क्योंकि जाते वक्त वैसी ही पॉलीथीन उसने कायर और कछुए को दी थी। काला साया अभिमन्यु से कहता है, ला अभिमन्यु, वो पॉलीथीन मुझे दे दे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूर्णिमा शुरू हो चुकी है और पूर्णिमा शुरू होने के साथ ही कालगढ़ बनाकर सिद्ध करने का वक्त भी। युग तुरंत अपना 1 कदम आगे बढ़ाता है और गुस्से के साथ बोल पड़ता है, नहीं अभिमन्यु, इस भक्षानर के अंश को वो पॉलीथीन मत देना। काला साया युग की तरफ देखते हुए कहता है, अरे युग, मेरे पोते, मेरे बेटे, मेरे वंशज, मैं तो भूल ही गया था कि तू भी यहाँ पर है। युग चुप ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। काला साया फिर नाटकीय ढंग से युग से बोल पड़ता है, एक तो तू खुद ही मुझे पल पल की खबर देता है और अब खुद ही मुझे वो पॉलीथीन यहाँ से ले जाने से मना कर रहा है। काले साए की बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। हर कोई युग की तरफ देखने लग जाता है। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर तू नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि आजाद होने के बाद कामेश्वरी कहीं और नहीं अपनी बेटी यामिनी से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। अगर तू नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोगों ने तारा की शक्ति जागृत करने के लिए शंखरस तैयार किया है। अगर तू नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोग मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। मेरे खिलाफ मेरे ही हथियार से लड़ने की साजिश रची जा रही है। यामिनी को छोड़कर सब लोग युग को शक भरी निगाहों के साथ देखने लग जाते हैं। हर कोई युग पर गुस्सा होता है। डायना गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना अभी, ये युग हमें धोखा दे रहा है। देखा ना अब तूने।
काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर युग से बोल पड़ता है, तूने ही तो मुझे बताया था कि तुम लोग कुल्हाड़ी लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी आ रहे हो। तेरे ही बताने पर तो मैंने उसी रात अदृश्य कमरे का द्वार बंद किया था, ताकि तुम लोग उस रात वहां से सारी बोतलें ना निकाल लो और पूर्णिमा आने पर तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। युग हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? मैंने तुझे ये सब बताया, पर कब? युग का सवाल सुनकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। काला साया हंसते हुए ही युग को घूरते हुए कहता है, युग, तू तो मेरे खिलाफ चले गया, पर तेरा शरीर मेरे खिलाफ नहीं जा पाया। तेरे अंदर की बुराई मेरे खिलाफ नहीं जा पाई, वो आज भी मेरा साथ दे रही है। जानना चाहता है कैसे? युग एकटक काले साए को ही देखता रहता है। उससे कुछ कहता नहीं है, पर उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ये राज जानने के लिए बेकरार है। काला साया युग को अपनी कलाई की तरफ देखने का इशारा करने लग जाता है, जिस पर 5 निशान बने हुए हैं। इस वक्त उन 5 निशान में से रोशनी नहीं निकल रही थी, पर जैसे ही काले साए की नजर उन निशानों पर पड़ती है, सबसे आखिरी में ट्रायंगल के अंदर जो आंख का निशान था, उसमें से रोशनी निकलने लग जाती है। वो निशान पीले रंग में चमकने लग जाता है। युग उस निशान की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ काले साए से कहता है, मतलब इस निशान से? काला साया कहता है, हाँ युग, यही तो वो निशान है जो मुझे सब दिखाता है कि तेरे आसपास क्या चल रहा है। मैं सुन भले ही कुछ नहीं पाता हूँ, पर देख सब कुछ पाता हूँ। तुझे बाकी के 4 निशानों का तो मतलब पता है, पर इस निशान का मतलब नहीं पता ना। आज मैं तुझे इस निशान का मतलब भी बताता हूँ कि मैंने क्यों इस निशान को ही अपनी निशानी के लिए चुना। युग चुप ही रहता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, ये ट्रायंगल देख रहा है? ये ट्रायंगल नहीं है, बल्कि हमारी काली दुनिया की 3 दिशाएं हैं। हमारी काली दुनिया में बस 3 दिशाएं होती हैं। तुम्हारे ईश्वर की तरह हमारी दुनिया में चौथी दिशा नहीं है। ये तीनों दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब तू काली दुनिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो आंख है वो मेरी आंख है, यानी भक्षानर की आंख। वो मुझे सब कुछ दिखाती है। युग के अब समझ में आने लग गया था कि क्यों कभी भी उस आंख के निशान में से पीली रोशनी निकलने लग जाया करती थी, क्योंकि भक्षानर उस वक्त उसे देखा करता था कि वो क्या कर रहा होता था। भक्षानर की बात सुनकर डायना समझ जाती है कि वो गलत थी। युग भक्षानर के साथ मिला हुआ नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। काला साया फिर खुद बोल पड़ता है, मुझे तो पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर और कछुए के लिए मौजूद हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इन्हें मेरी कैद से आजाद कर लोगे। तुम लोग मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले। मैंने गलती की तुम्हें अपने सामने कम आंक कर, पर अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। चुपचाप ये बोतलें मुझे दे दो, वरना सब मरोगे। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, वो बोतलें तुझे नहीं मिलने वाली भक्षानर। काला साया यामिनी को देखते हुए कहता है, तू रोकेगी मुझे यामिनी? युग तुरंत बीच में बोल पड़ता है, वो नहीं, हम सब रोकेंगे भक्षानर तुझे। आज तेरा अंत है। काला साया नाटकीय ढंग से कहता है, ओह मेरा अंत है? ओह, पर मेरा अंत करोगे कैसे? तारा की शक्ति तो जागृत ही नहीं हुई है। काले साए की डरावनी हंसी से फिर ग्रेवयार्ड कोठी गूंज उठती है। उसकी नजर पहले ही युग ने अपने दूसरे हाथ में जो कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी उस पर चली गई थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, ये कुल्हाड़ी मुझे पहले ही तुझसे छीन लेनी चाहिए थी। ये घमंड तेरे अंदर इस कुल्हाड़ी की वजह से ही आया है ना? तुझे लगता है कि तू इस कुल्हाड़ी से मेरा अंत कर देगा, पर ये मेरी कुल्हाड़ी है, भक्षानर की। तू इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युग गुस्से के साथ कहता है, इस कुल्हाड़ी से तेरा अंत होता है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब मैं इससे तुझ पर वार करूंगा भक्षानर। इतना कहकर युग काले साए को गुस्से से घूरने लग जाता है। देखते ही देखते उसके हाथ पर जो 5 निशान थे वो पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाते हैं। सिर्फ निशान ही नहीं, बल्कि दोनों आंखें भी। ऐसा लग रहा था जैसे युग अपने अंदर की काली शक्तियों को जागृत कर रहा हो उस काले साए को मारने के लिए। युग गुस्से के साथ ही अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। वो काले साए की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा होता है कि तभी काला साया अपना एक हाथ आगे कर देता है। जैसे ही वो अपना एक हाथ आगे करता है, युग के हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे उनके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है और काले साए के अंदर जाकर समाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे काला साया युग की शक्तियां खींच रहा हो।
युग जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और दर्द से कराहने लग जाता है। युग की ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए थे। किसी के समझ ही नहीं आता है कि काला साया ये सब कैसे कर रहा है। शक्तियां तो युग काले साये की खींचा करता था, पर अब काला साया युग के अंदर की शक्तियां कैसे खींच रहा था। युग के निशानों में से जैसे जैसे धुआं निकलते जाता है, युग कमजोर पड़ता जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया सिर्फ युग की शक्तियां नहीं बल्कि उसके अंदर का खून भी खींच रहा हो। युग का शरीर सफेद पड़ने लग जाता है। उसके हाथ की पकड़ कुल्हाड़ी पर ढीली पड़ने लगती है। काला साया हंसते हुए कहता है, तेरी ये चीखें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है युग। तड़प और तड़प, अभी तो तुझे और तड़पना है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।